हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ काफ़ी न्यूज़पेपर में देखा गया। क्यों था ये? क्योंकि ना अभी आर्टिकल 143 के अंडर जो बोलता है प्रेसिडेंट का पावर बताता है टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस किया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो क्यों पूछे हैं कि वो बोल रहे हैं कि क्या जुडिशियरी प्रेसिडेंट या गवर्नर के पावर्स में इंटरफेयर कर सकता है। देखो उन्होंने क्या पूछा, टू बी स्पेसिफिक, कि वेदर जुडिशियल ऑर्डर कैन डिक्टेट by what time and in what manner the president and governor should function under article 200 and 201. 200 क्या बोलता है? process of grant of assent by governors to state bills. 201 bills are reserved by governors for presidential assent. एक्चुअली ये सब हुआ क्यों? तमिलनाडु के गवर्नर जो है उन्होंने 10 बिल्स अराउंड उन्होंने इंडेफिनिट के लिए ऐसे अपने पास रखे थे, एसेंट नहीं दे रहे थे। तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने केस किया अगेंस्ट द गवर्नर। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि ये जो इन्होंने रखा है, अभी तक ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया व्हाटएवर, तो ये इलीगल है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ठीक है, तो अभी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि ये तो गवर्नर का पावर है ना, तो कुछ टाइम पीरियड आप जुडिशरी फिक्स करेगी या फिर कैसे करना है ये क्या जुडिशरी बताएगी? आर्टिकल 200 और 201 हमें पावर देता है। 200 बोलता है कि गवर्नर का जो प्रोसेस है एसेंट देने का वो बताता है, और गवर्नर का प्रेसिडेंट को के लिए रिजर्व रखते हैं 201 में, ये बताता है। बट जुडिशरी ने क्या किया था, उन्होंने 142 आर्टिकल के अंडर वो रूलिंग दी थी। 142 आर्टिकल क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन मे पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन में ऐसा अपना जुरिस्डिक्शन अप्लाई करते हुए कोई भी ऐसी डिग्री या फिर ऑर्डर पास कर सकता है जो कि नेसेसरी हो, ताकि कंप्लीट जस्टिस, पूरी तरह से न्याय हो सके, कोई भी कॉज हो या मैटर हो जो उसके सामने पेंडिंग है। ऐसे केस में वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ये था सुप्रीम कोर्ट का पावर। तो ये है 142। तो अभी 143 में प्रेसिडेंट रेफर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और पूछ रहे क्या जुडिशियरी डिक्टेट कर सकता है गवर्नर और प्रेसिडेंट का कि क्या टाइम में करना है, क्या किस मैनर में करना है, क्योंकि आर्टिकल्स ने तो प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये सब में लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात आ रही है। ठीक है, अभी 142 भी कुछ कह रहा है, 143 कुछ कह रहा है, 200 कुछ कह रहा है, 201 कुछ कह रहा है। ठीक है, तो इसमें ना अभी गवर्नर के पावर की बात आई थी, तो ये एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था। ठीक है, तो इसमें ये भी कहा गया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये, तो आपको इस पर एटलीस्ट मिनिमम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है। क्वेश्चन ऑफ लॉ अलग होता है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अलग होता है। सब्सटेंशियल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ना अगर कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा ना, तो उसके लिए सेकेंड अपील की जा सकती है हाई कोर्ट्स में। दोबारा अपील, एक बार हो गई, फिर से दोबारा अपील करने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है इंडिया का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये मैंडेट करता है कि दैट सेकेंड अपील्स कैन ओनली बी एडमिटेड इफ दे इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अभी बार बार एक ही अपील लेने के लिए मतलब फिजिबल भी नहीं है ना, तो सेकेंड अपील तब भी होगी जब उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। तो लेकिन ये है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? नहीं, ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड इवन इन स्टैट्यूट्स। ठीक है, लेकिन जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, जो जजमेंट दिए जा रहे हैं टाइम टू टाइम, उसमें इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी मिली है। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी, कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ अनसर्टनिटी है रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रोविजंस। कोई लीगल प्रोविजंस है, ठीक है, जैसे अभी के केस में, तो उसकी इंटरप्रिटेशन में या तो एप्लीकेशन में कुछ कन्फ्यूजन है, एम्बिग्विटी है, असमंजसता है, कोई कह नहीं सकता। कभी कभी कोई वर्ड्स होते हैं ना जिसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकता है, कुछ अलग वे में भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ऐसे टाइप के अगर कुछ होगा तो उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता। अब ये सब्सटेंशियल मामला क्या है? जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तब होता है, देखो, जब 5 कंडीशंस है अभी तक के जजमेंट्स में जो आई है वो, तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ पार्टीज, मतलब राइट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, देखा डायरेक्टली वो भी।
फिर सेकंड क्या है, डिबेटेबल है, मतलब इस पर वाद विवाद हो सकता है, दो तो अगर ओपिनियंस है, अलग अलग ओपिनियंस है तो ऑफकोर्स डिबेट होगा, तो ओपन है इंटरप्रिटेशन के लिए। और अभी तक कोई डेफिनेटिव रूलिंग नहीं आया है, ऐसा कोई रूलिंग नहीं आया है जिसने बोला है कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा अभी तक इस पर कुछ आया नहीं है, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। ठीक है, अभी भी हाँ देखो, हायर कोर्ट ने किसी ने बोला नहीं है इस पर कुछ, अभी तक कुछ रूलिंग नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मामला है। फिर इन्वॉल्व लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़, हाँ, और रिक्वायरिंग जुडिशियल कंसिडरेशन, ऐसा। फिर हैड सिग्निफिकेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस बियॉन्ड द केस, मतलब सिर्फ वो केस के लिए लिमिटेड नहीं है, इसका इफेक्ट पब्लिक पे भी होगा। तो ऐसा जो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसको बोलेंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना, तो उसको मिनिमम 5 जजेस की बेंच को रेफ़र करना पड़ता है, मिनिमम 5 से ज़्यादा भी चलेगा लेकिन 5 से कम नहीं। तो ये था सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।